नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात सीएम कौन। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूबे की सत्ता कौन संभालेगा। सीएम की कुर्सी पर रमन सिंह का दावा खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उतना मजबूत भी नजर नहीं आ रहा है। रमन सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, सांसद विजय बघेल, सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह और ओपी चौधरी के नाम भी सीएम रेस में हैं। यहां भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के 54 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के 34 प्रत्याशी ही जीते हैं। छत्तीसगढ़ में कमल खिल गया है। अब सीएम इन वेटिंग के नाम को लेकर चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। फिलहाल सीएम के चेहरे के रूप में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहले नंबर पर हैं। वे अनुभवी हैं और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहे हैं। दूसरा नाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही प्रदेश भर में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देकर भाजपा को जीत की दहलीज पर ला दिया। और इसी तरह पूर्व आईएएस की यदि बात करें तो ओपी चौधरी के नाम को लेकर कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ओपी चौधरी दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहे और उन्हें प्रशासनिक कार्य का लंबा अनुभव है और वे युवा भी हैं। ऐसे में भाजपा ओपी चौधरी पर दांव लगा सकती है। अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महिला और खास तौर पर आदिवासी वर्ग से सीएम को लेकर भी चर्चा जारी है। इसमें सबसे पहला नाम सांसद गोमती साय का है, जो पत्थलगांव विधानसभा से चुनाव जीती हैं। गोमती साय को संघ के करीबी बताया जा रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी सीएम इन वेटिंग है। आदिवासी वर्ग से पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पूर्व मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व सांसद और पूर्व भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, विक्रम उसेंडी के नामों पर भी चर्चा जोरों पर है। संघ की तरफ से भी किसी का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ओबीसी और आदिवासी वर्ग को साधने के लिए दोनों वर्ग पर फोकस कर सकती है। अगर ओबीसी वर्ग से सीएम बनाया जाता है तो आदिवासी वर्ग से डिप्टी सीएम बना सकते हैं। फिलहाल सीएम इन वेटिंग को लेकर कयासों का दौर जारी है और नेताओं ने इस पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। बैठक होगी, केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और पर्यवेक्षक की बैठक भी कब तक होने का संभावना है? अभी आज राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहे हैं। माननीय हमारे प्रभारी जो हैं माथुर साहब आ रहे हैं, मनसुख भाई आ रहे हैं, नितिन जी रहेंगे। सारे लोगों के बीच में विधायकों के साथ बैठ के चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, ये जीत का श्रेय पूर्ण रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सेंट्रल नेतृत्व को जाता है। सारी जो भी हमने योजनाएं लागू की है, जो भी हमने घोषणा पत्र में वादा किया, ये गारंटी मोदी की गारंटी है, इस अनुसार सारी लागू होगी। कांग्रेस पहले दिन से ही अपने आप में घुसी हुई थी। पूरे 5 साल तक सिर्फ मैं, मेरा परिवार और गांधी परिवार को कैसे खुश रखना उसी में लगी रही। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नहीं रही। छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा कस के कांग्रेस का बदला लिया। तो सीएम कौन, ये बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर देखिए जब नतीजे आए उसके बाद से ही ये सवाल तो आना ही था। महत्वपूर्ण बात ये है कि सीएम कौन होगा, इस पर तो कयास जो लगाए जा रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक फहरिस्त है वो भी काफ़ी लंबी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि किस आधार पर और किस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तमाम स्टेट्स में यदि बीजेपी की बात की जाए तो एक चेहरा सामने नहीं था। चेहरा जो सामने था वो पीएम मोदी का ही था। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की सत्ता को कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या है वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनकी राय, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे उन्हीं से। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या इस तरह के नतीजों की उम्मीद थी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमूमन सबने यही कहा था कि इस तरह से जाएंगे या कांग्रेस नहीं आएगी। ये तो समझ में आ रहा था कि असर है, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अमूमन कल से आज तक में जितनी भी मैंने लोगों से बात की छत्तीसगढ़ को लेके, किसी को यकीन नहीं हुआ इस नतीजे पर। आपकी क्या राय? निश्चित रूप से इंकम्बेंसी जैसी
सरकार के खिलाफ नहीं थी, भूपेश सरकार के खिलाफ जन घोषणा पत्र के अनुरूप और ग्राम स्वराज की बात करें या नरवा घुरवा गरवा बारी की बात करें या छत्तीसगढ़िया वाद की बात करें या कहें कि छत्तीसगढ़िया मॉडल जो तैयार किया गया गांव के लोगों को आत्मनिर्भरता की बात करें, स्वरोजगार की बात करें या गौठान के माध्यम से, रीपा के माध्यम से वहीं के वहीं उद्योग स्थापित करने की जो बात करें, तमाम प्रकार की जो बातें हैं, चाहे आदिवासियों की वनोपज खरीदे, तमाम प्रकार के काम जो जन भावनाओं के अनुरूप भूपेश सरकार द्वारा की जा रही थी। लेकिन परिवर्तन तब होता है जब मोदी की गारंटी आती है। उससे पहले भाजपा का संगठन अपने स्तर पर अंदर अंदर, जैसे बात करें पुरंदेश्वरी जी बस्तर में जिस तरह से लगातार वहां पे आना जाना, उनकी बैठक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद ओम माथुर जी आते हैं, उस बीच में ध्रुवीकरण जैसी कुछ घटनाएं होती है जो भाजपा को एक ऊर्जा देने का काम करती है, चाहे वो नारायणपुर की घटना हो, चाहे कंवर्धा हो, चाहे बीरनपुर की घटना हो, जो उनके विचारधारा है उनके अनुरूप एक बहुत सकारात्मक परिणाम देने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है बीरनपुर घटना की। इसके साथ ही साथ यदि आगे जाके बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे लगता है कि गांव के लोगों की प्रमुख आवश्यकता है आवास। कच्चे मकान में रहते हैं, यदि पक्का आवास की जो बात योजना चल रही थी वो वापस चले जाना छत्तीसगढ़ से, ये इसको भाजपा ने जिस तरह से मुद्दा बनाया ये एक बड़ा विषय है। उसके साथ ही पेयजल की समस्या, बस्तर में आप देखेंगे कि लॉ अयस्क की है, वहां पे खदानें हैं जिसके चलते हुए आसपास क्लोराइड को लेकर के या लोहे की अधिक मात्रा पीने के पानी को लेकर के उसमें शारीरिक विकृति की बात, गैस या अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों की बात आती थी। ये तमाम प्रकार की जो बातें, शराबबंदी का जो वादा खिलाफी की जो बात आती है वो है, जो गोठानों के में अव्यवस्था की जो बात आती है, गोबर जो मतलब गोबर से बने खाद के जो जबरदस्ती किसानों को देने की जो बात आई, उसको लेकर कहीं न कहीं नाराजगी थी। भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय, जितना ईडी यहाँ पे घेरने की कोशिश कर रही, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जो इसके जवाब देने में लगे और अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार उस ढंग से जनता के बीच नहीं ले जा सकी, ये कहा जा सकता है। अंतिम समय में भी ईडी लगातार यहाँ पे, चाहे वो तमाम प्रकार के, चाहे कोयले के मामले में कहे, चाहे ऑनलाइन सट्टा महादेव के नाम से, वो महादेव को भी नाम को लेकर भी भाजपा ने अपनी ओर कर दिया कि महादेव के नाम पर सट्टा चला के यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तमाम प्रकार के जितने ध्रुवीकरण का प्रयास हुआ, और चूंकि तुष्टिकरण के लिए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है, 2% से कम मुस्लिम और ईसाई आबादी है, इसके चलते हुए ये हिंदुत्व मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। और उसके साथ ही कांग्रेस में जो विधायकों के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी की जो बात थी, जिस तरह से 22 विधायकों को टिकट काटी गई, इसके काटने के पीछे एक कारण तो गुटबाजी भी दिखाई देता है। और गुटबाजी भी हम कहें तो 2.5 साल की जो बात आई उसमें यहाँ के स्थानीय नेता, जो 4 प्रमुख नेता थे, उनके बीच में ज्यादा बात नहीं थी। राष्ट्रीय नेतृत्व में किस कारण से इतने मजबूत सरकार को, जब 68 विधायक आ गए थे, उसमें 2.5 साल की बात करके जो बीज बो दिए थे, मुझे लगता है वो 5 साल तक चलता रहा, जिसके चलते हुए पंचायत विभाग से एक मंत्री का इस्तीफा देना, वो अपने मंत्री परिषद से इस्तीफा नहीं देते हैं, पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हैं। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हैं, जो भाजपा का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को नहीं होना, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा उसके अलग से सर्वे कराना, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से 40,000 और नाम जोड़ करके सबको आवास देने की बात करना, ये भ्रष्टाचार को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, महतारी वंदन योजना, महिलाओं को लेकर शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हुआ, ये महिलाओं में एक बात थी। दूसरी ओर महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात की, जब कांग्रेस जो 15,000 रुपए देने की बात कहती है, तब तक समय निकल गया रहता है, पहले चरण का चुनाव हो जाता है और भाजपा जो है फार्म महिलाओं को घर घर भराने का काम शुरू कर दे रहते। ये तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम को आप देखेंगे, ये एक साथ ही है, कोई एक कारण नहीं गिना जा सकता। इसमें संगठन के देखेंगे तो भाजपा के संगठन निश्चित रूप से मजबूत है, खोज खोज के प्रत्याशी बनाए गए, एक सैनिक को प्रत्याशी बनाना, यहाँ बीरनपुर में आप देख ले, एक मजदूर को प्रत्याशी बनाना, तो एक वरिष्ठ जो भाजपा के नेताओं ने जो एकजुटता भी दिखाई छत्तीसगढ़ में, और उनको 4 सांसदों के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, रमन सिंह की बात करें, या पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की बात करें, तमाम नेताओं को जिस तरह से चुनाव मैदान में उतारा गया और उनको सिर्फ विधानसभा तक सीमित करके, जो केंद्र के नेता थे, ओम माथुर की बात करें, मंडाविया की बात करें, या 10 आकांक्षी जिलों के माध्यम से लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा, 7 सभाएं प्रधानमंत्री की होना, मोदी की गारंटी की बात करना, 1 दर्जन सभाएं जो है अमित शाह की होना,
और इसके साथ ही योगी की लगातार यहाँ पे सभाएं होना, बिल्कुल, असम के ठीक है, मुख्यमंत्री के तमाम बातें रही। बिल्कुल ठीक है। गंगेश द्विवेदी जी, आपको क्या उम्मीद थी कि इस तरह का जनमत आ सकता है छत्तीसगढ़ में? आपकी क्या राय सबसे पहले जानना चाहूंगी। गंगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही ना मेरे तक? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, अब बोलिए। जी हाँ, मैं ये बोल रहा था कि 15 से अधिक सीधे 54 सीट तक आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। सब ये कल्पना कर रहे थे कि 15 से 30-35 सीट तक भाजपा गेन करेगी और कांग्रेस 47 से 50 सीट लेके आएगी और फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से उलट फिर हुआ उसमें निश्चित तौर पर मेरा तो ये मानना है कि हर मौके पर, हर एजेंडे पर इस बार भाजपा ने अपने आप को मजबूती से खड़ा रखा। अगर हम 2018 के चुनाव में डालें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी चीज लेके आई, जिसमें किसानों की कर्ज माफी और उसके साथ ही साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 2500 रुपए। तो उस समय लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि पता नहीं इतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रमन सिंह उसके पहले लगातार 2 साल से देने का प्रयास करते 2100 रुपए, लेकिन दे नहीं पाए थे। 2 साल का बोनस नहीं मिला था और किसानों में बहुत नाराजगी थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, एक तरफा वोट पड़ा, कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस ने सबसे पहले वादा पूरा किया। तो यही माना जा रहा था कि कांग्रेस ने किसानों के बीच रह के 5 साल तक लगातार वादा पूरा किया है। वादा पूरा किया है तो किसान पूरी तरह से कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जब एजेंडा घोषित करने की बात आई तो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने, भाजपा ने लगातार न केवल धान के एमएसपी को बढ़ाया, साथ में किसानों को 2 साल का जो रुका हुआ बोनस देने की घोषणा की। इसके अलावा कर्ज माफी तो नहीं किया, लेकिन महिलाओं को लेकर खास तौर पर जो फोकस किया, मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर काम किया है महिलाओं को। जो नारी वंदन योजना जब जैसे 3 नवंबर को आया और उसका असर और उसका जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके फॉर्म भराया। नारी वंदन योजना का फॉर्म, उसके साथ 9 और भी योजना उसमें थी केंद्र की। तो वो जो फॉर्म भराया गया, करीब 50-60 लाख घरों में वो फॉर्म भराया गया था, उसका बहुत गहरा असर पड़ा और महिलाओं ने, मुझे लगता है, बाहर निकल के भाजपा के पक्ष में वोट डाला। वहां से पूरा मामला पलटता हुआ नजर आता है। और जब तक इस कांग्रेस कैलकुलेट नहीं कर पाई, पहले चरण का मतदान हो चुका था, 20 सीटों का मतदान हो चुका था, 20 में से 18 सीट जीतने का दावा कर दिया था डॉक्टर रमन सिंह ने। उससे जब दूसरे चरण का मतदान होने के 4-5 दिन पहले ही गृहलक्ष्मी योजना ले पाए। कुछ कैंडिडेट से हमने बात की तो उनका कहना यह था कि हमको तो पॉम्पलेट छपाने का भी मौका नहीं मिला। तो उस योजना का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। 15,000 रुपए नारी वंदन की जो गृहलक्ष्मी योजना कांग्रेस लेके आई थी, उस योजना का प्रचार प्रसार ही नहीं हो पाया। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ और इसके अलावा हर मुद्दे पे भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। मुझे लगता है वो भी बहुत काम किया है। पीएससी का घोटाला जो है सबसे ज्यादा असर किया मुझे लगता है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जो जीत कर आई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जीत कर आई थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा ने उसी फार्मूले को यहाँ अपनाया। लगातार ईडी का और आईटी का रेड पड़ता रहा, भ्रष्टाचार को लेकर चारों तरफ माहौल बनता रहा। और पीएससी का खासतौर पर यूथ जो नया वर्ग है, यूथ ने उसको मुझे लगता है जबरदस्त रिएक्शन दिया है पीएससी पे। और उसी का परिणाम रहा कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी जिनको लगता था कि, मान लो एक उदाहरण से बताऊं कि यहाँ पर रायपुर पश्चिम में राइस मिल और विकास उपाध्याय के बीच की फाइट, तो वो अधिक से अधिक 2-4 हजार वोट के अंतर की हमको लगती थी कि इससे फैसला हो, कि 45,000 वोट का अंतर आया। इस तरह के जो अंतर आए हैं वो निश्चित तौर पर एक तरफा वोट करने की वजह से आए हैं। मतलब जनता ने इतना शांत रह के, इस बार भी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जनता ने पिछले चुनाव की तरह खामोशी अख्तियार कर दी थी और जो उसका परिणाम आया पिछली बार की तरह से ही अप्रत्याशित आया। मतलब एकदम से उलटफेर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन इन सब के बाद मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है सीएम के फेस को लेके, क्योंकि पहले से कोई ऐसा नाम था ही नहीं, ना किसी को लेके सामने रखा गया था। पीएम मोदी खुद तमाम चीजों को देख रहे थे। मुझे लगता है अब जो नाम है या जिन नामों पर चर्चा चल रही है या जो संभावित नाम हो सकते हैं, क्या लगता है गंगेश जी, आप ही से पहले जानना चाहूंगी, कौन से वो चेहरे आपके नजरिए से हैं जिनको ये कमान सौंपी जा सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है जिस तरह से, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की हिस्ट्री है, उनका पूरा मंत्रिमंडल रिपीट हुआ है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे, कुछ तो नहीं 42-43 नए चेहरे भी उतरे मैदान में। तो जो भी उसमें जीत कर आए हैं और जो पुराने चेहरे थे वो सारे जीत कर आए हैं। और जिस तरह सफलता मिली है, उनको 3 बार की सरकार से आने का अनुभव है, तो मुझे लगता है सबसे पहला दावा तो उनका बनता है। लेकिन यहाँ का जो ट्रेंड है छत्तीसगढ़ का, जो भी पार्टी का अध्यक्ष रहता है, जो जिसके नेतृत्व तो चुनाव लड़ा जाता है, वही अब तक
मुख्यमंत्री बनता रहा है। जैसे 2003 में जब कांग्रेस से जो भाजपा की जीत हुई थी, तो डॉक्टर रमन सिंह उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में सरकार बनी, जीत के आए, वो मुख्यमंत्री बने। उसके लगातार 3 टर्म तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भूपेश बघेल जब कांग्रेस की पिछली बार सरकार आई तो बघेल उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि टी.एस. बाबा से को भी नेता प्रतिपक्ष थे। इन दोनों की लड़ाई भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। कांग्रेस का जो बिखराव दिखाई देता है उसमें इन दोनों के 2.5 साल का जो फार्मूला है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इसका कारण मुझे लगता है। तो इसके अलावा अगर ये ट्रेंड माने तो अरुण साव जो अभी वर्तमान में बिल्कुल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके एक बड़ी दावेदारी बनती है। इसके अलावा अगर हम अमित शाह जी की घोषणा को देखें, अमित शाह जी ने 3 लोग को अपने अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट किया है। सबसे पहले तो उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव की सभा में प्रोजेक्ट किया, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है आगे काम चलेगा। उसके बाद रायगढ़ में जब सभा हुई तो IAS से नेता बने OP चौधरी को कहा गया उनको जिताइए और बहुत बड़ा अंतर बना देंगे। इसके बाद जसपुर में आगे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रहे हैं, वो भी काफी सीनियर लीडर है। उनको भी कहा, जो उनके बारे में भी जनता के बीच कहा गया कि आप जैसी इच्छा है, आपकी जैसी इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी होगी, इसको जिताइए। तो इस तरह जो 3 लोगों के बारे में अमित शाह जी ने इशारा किया अपनी सभाओं में, उसको भी लेकर ये माहौल बनता है कि हो सकता है इन दिनों में से किसी एक को चुना जा सके। और इसके अलावा तो बहुत सारे नाम है, आपने खुद ही बताया, शर्मा जी ने भी बताया, तो ऐसे बहुत सारे नाम है, लेकिन मुझे लगता है 3 प्रमुख नाम उसमें रहेंगे। ठीक है, चलिए के शर्मा जी, आपके नजरिए से कौन से वो संभावित नाम हो सकते हैं जो मतलब बहुत तेजी से जिन पर विचार किया जाएगा? नाम में तो बहुत है, महिलाओं पर भी मुझे लग रहा है कुछ नाम ऐसे हैं, और यदि OBC वर्ग की तरफ जाएं या आदिवासी वर्ग की तरफ जाएं, मुझे लगता है क्योंकि 24 भी है आगे, तो उसी की तरह कोई ऐसी पैठ बनाई जाएगी कि कोई नाखुश भी नहीं होगा, सब खुश रहेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी महिला के चेहरे को भी आगे बढ़ा सके। क्या आपकी राय? आदिवासी 29 सीटें हैं, 29 सीटों में आदिवासी, इसका मतलब यहाँ पे अब और जो प्रत्याशी तय किए जाएंगे ये आदिवासी भी हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए। और आगामी लोकसभा चुनाव जो आप बता रही हैं बिल्कुल सही है, जिस तरह से एक अप्रत्याशित नाम भाजपा लेके आती, राष्ट्रपति के लिए कोई नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे नाम आए, किसी ने नहीं सोचा था कि साझा से ईश्वर साहू को मैदान में उतार दिया जाएगा। तो ये अमरजीत के खिलाफ जिस तरह से सैनिक को उतारा गया, ये भाजपा दूर तक सोचती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम चल रहे, अभी तक के ये चल रहा था कि रमन सिंह का विरोध, कांग्रेस ने पूरी तरह टारगेट किया था रमन सिंह के चेहरे को, 15 साल के कार्यकाल को लेकर के तमाम प्रकार के विवादों को घेरने का कोशिश किया। जनता के 15 साल बनाम 5 साल तक। और जहां राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रत्याशियों को जो किया है, तो निश्चित रूप से रणनीति का हिस्सा है कि वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आप यदि OP चौधरी को जिताते, हम इसको बड़ा बना देंगे। बड़ा बनाने का तात्पर्य क्या है, ये अमित शाह ही बता सकते हैं कि मंत्री बनाना चाहते हैं, कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कि क्या उनका उद्देश्य है ये। लेकिन एक अधिकारी के रूप में उनका अनुभव है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में उनके कार्य प्रणाली को देखना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जब रहता है उसके कार्य प्रणाली एक अलग रहती है, सोचने का विचार अलग रहता है। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं IAS IPS होने के कारण उनकी एक धमक मतलब जनता के बीच भी दिखाई देती थी, कड़ा रुख दिखाई देता था। ये एक रहता है, एक सौम्य चेहरा रमन सिंह का रहा जो 15 साल तक के रहा था, एक अनुभवी चेहरा तो है। लेकिन सामान्य वर्ग की बात आती है, जो आप बता रहे हैं आदिवासी और महिला, यदि दोनों को साधे, जिस तरह से महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महिला आरक्षण की बात कही जा रही है, और तमाम प्रकार की योजनाएं अभी जो लेके आए हैं, 12,000 रुपए देंगे, महतारी वंदन योजना, तमाम लग रहा है कि आने वाले समय महतारी वंदन के साथ बहुत सारी योजनाओं के इसमें महिलाओं के लिए शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब यह कि महिला आदिवासी भी हो सकती है, क्योंकि रेणुका सिंह देख रहे केंद्रीय मंत्री हैं, ये राज्य में भी रह चुकी हैं, और उनका एक दमंग मतलब एक छवि है उनकी कार्यकर्ताओं के बीच में, सबको लेके चलने का संघर्ष का मादा भी कहा जा सकता है। इसके साथ ही विष्णुदेव साय एक सौम्य चेहरा है। रमन सिंह और विष्णुदेव साय के चेहरे को देखेंगे तो लगभग समानता दिखेगी, बहुत ही सौम्य केंद्रीय मंत्री वो भी रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, अनुभवी हैं, सबको लेकर साथ चलने की क्षमता है। लेकिन ये जो तमाम नाम आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी भाजपा कोई नया नाम लेके आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये एक बड़ा संदेश भी कहा जा सकता है। जैसे आप अभी राजस्थान में देखिए, राजस्थान में अब
बड़ा नाम आ रहा है, वहां साधु संत को लेकर के आ रहा है कि बालक दास को, सांसद बालक दास को वहां पे उतारा जा सकता है योगी की तरह। जो ये हिंदुत्व का चेहरा जो सामने लाने का जो प्रयास हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। आज ओबीसी वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो, या कोई ऐसा आश्चर्यजनक ढंग से कोई हिंदुत्व का चेहरा लेके भी आ जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। भाजपा, जैसे मैं कहा कि दूर तक सोचती है, उसके पीछे आरएसएस लॉबी भी रहती है जो इनको सोचने में और एक दिमाग देने का है, या अपने अनुभव के आधार पर जो एक जनता के समझते हुए कि जिससे उनको लगता है कि 11 के 11 सीट हम कैसे जीते लोकसभा चुनाव का, ये प्रमुख उद्देश्य अभी नजर आता है, क्योंकि मजबूत है। इसमें कोई विधायक इधर उधर जाने वाली बात ही नहीं है, और सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक निर्णय लिया जाना है। जिस तरह से मोदी के चेहरे पे यहाँ पे चुनाव लड़ा गया, मोदी की गारंटी के पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पूरा राजनीतिक समीकरण के आधार पर मुख्यमंत्री तय करने वाले। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि समय भी हो गया है, आप दोनों से ही बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। गंगेश जी, मुझे लगता है 24 की तैयारी है और 24 के लिए भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी है। मैंने कई सारे स्टेटमेंट सुने हैं कल से आज तक में, और कांग्रेस भी ये कह रही है कि ठीक है, कोई जिंदगी की जंग तो हार नहीं गए हैं, ये तो इलेक्शन था, हार गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास 24 है। लगातार जिस तरीके से गारंटी की बात फिर सुनने को आई है पीएम मोदी की तरफ से कि जो जीत की हैट्रिक थी, जीत की जो गारंटी थी, वो 24 के लिए गारंटी और हो गई है। तो क्या लग रहा है कि 24 की राह लगभग बीजेपी के लिए क्लियर ही है, सीटों के आकलन से देखा जाए, या फिर जो गठबंधन बनकर तैयार है तब तक और स्थितियां क्या होंगी? थोड़ा सा वक्त है क्योंकि अभी तो एक अच्छा 24 का हमको मुकाबला देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान में जिस तरह से मेजोरिटी आई, तीनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ा गया, और इस चुनाव के परिणाम से स्पष्ट दिखा कि जनता के मन में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी है। अगर ऐसा नहीं होता और उनकी गारंटी है, तो नरेंद्र मोदी की गारंटी कहकर ही प्रोजेक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो परिणाम आए हैं, इसी तरह से जनता, मुझे लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव 2024 में, उसमें भी इसी तरह के वोट पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि ये जो है भाजपा के लिए अच्छा है। इसको सेमीफाइनल भी माना जा रहा था इन 5 राज्यों के चुनाव को, तो उसमें निश्चित तौर पर भाजपा को इसका फायदा ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। बहुत जल्दी से के शर्मा जी, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि लोकसभा और विधानसभा का सिनेरियो अलग अलग रहता है। छत्तीसगढ़ की मतदाताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग अलग मतदान भाजपा को 9 सीटें दे करके जिस तरह से सांसद चुनकर भेजी थी, उसी दूसरी ओर कांग्रेस को 68 सीटें दे दी थी विधानसभा में। तो ये मुद्दों के आधार है, किन मुद्दों को लेकर जाती है इंडिया गठबंधन, क्या कुछ नया करके लेके आती है, अभी समय उनके पास, क्या एक नेता वो चयन कर पाते हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ने का कोशिश करते हैं। जो क्षेत्रीय दल है, जैसे यहाँ पे गोकपा का, बसपा का, कम्युनिस्ट का, ये सब भी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं क्या? भाजपा के खिलाफ यदि ये सब शामिल होते हैं तो वोटिंग परसेंट को देख लीजिए कि कितना आगे हो सकता है। ये तमाम प्रकार के विपक्ष की एकजुटता और एक दूसरे के प्रति एक नेता तय करना, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव एक नेता की जो बात भाजपा कर रही है, क्या विपक्ष इस मामले में एकजुट है? विपक्ष यदि बिखरा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से मोदी चेहरे की बात करें, लेकिन मुद्दे के आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा किसान और महिलाओं के लिए तमाम जो किस प्रकार से मुद्दे लेके आती हैं, गरीबों को लेकर जिस तरह से जाति के व्याख्या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। और देखना है कि इंडिया गठबंधन किस नेता को सामने, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ती, क्योंकि मोदी के सामने आपको चेहरा लाना पड़ेगा, मुद्दे क्या लेके आती, ये भी विषय है। अभी से करना पूर्वानुमान है। वर्तमान स्थिति जो परिणाम आ रहा है निश्चित रूप से भाजपा के लिए सुखद है, लेकिन आने वाले समय में राजनीति में कभी भी पासा पलटता है। जैसे छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के बाद पलट गया, वैसा कुछ भी हो सकता है राजनीति में। मुझे लगता है कि विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए, समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, सवाल बड़ा है कि सीएम कौन, कई सारे संभावित चेहरे हैं और उन संभावित चेहरों पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विधायक दल की बैठक होगी। देखिए, बैठक के बाद तमाम चीजों पर मुहर लगेगी, और महत्वपूर्ण ये भी बात होगी कि जिसे भी चुना जाएगा वो 24 तक की तमाम चीजों को देख के, सोच समझ के तमाम चीजें की जाएंगी। तो मुझे लगता है शायद 2 से 3 दिन और फिर पता होगा कि ये जो आप देख रहे हैं सीएम की कुर्सी, आखिर इस पर कौन विराजमान होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।